लास्ट टाइम हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स पढ़ लिए थे और उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे दोबारा लिख रहा हूँ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये चैप्टर 3 जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको पता होगा कि चैप्टर 3 पर ये मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज बस लाइट से डिस्कशन इसके ऊपर देख लेते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? हमने कहा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को YD से शो करते हैं। फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से डिमांड कितनी चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो हमने कहा कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैलकुलेशन मैंने सिखा दी थी आपको, बस प्राइस की जगह पर इनकम आ जाता है, बस इसकी इंटरप्रिटेशन सीख लेनी है। अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते वक्त आपको पता है अगर नेगेटिव साइन आ जाए इट्स मीन गुड कौन सी आपकी, इंफीरियर गुड है। अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते वक्त अगर आपका साइन पॉजिटिव आ जाए तो इट्स मीन गुड कौन सी है, नॉर्मल गुड है। ये पता लग रहा है कैसे, ये कैसे मैंने कर लिया? क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरी इनकम ज़्यादा होती है, जब मेरी इनकम ज़्यादा होती है तो मैं इंफीरियर गुड की डिमांड को कम कर देता हूँ। तो इनकम और इंफीरियर में रिलेशनशिप नेगेटिव तो आंसर भी नेगेटिव। इस तरह नॉर्मल गुड में क्या होता है, जब इनकम ज़्यादा होती है हम नॉर्मल गुड और ज़्यादा नॉर्मल गुड और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब इनकम में और नॉर्मल रिलेशनशिप पॉजिटिव, सो आंसर इज पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा जी, हमने कहा कि जो नॉर्मल गुड का जो आंसर है वो 0 और वो पॉजिटिव रहेगा। अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। जिस तरह हमने इलास्टिसिटी में हमने ये पढ़ा था कि अगर आंसर 1 आ जाए तो नॉर्मल गुड, आंसर लेस देन 1 बेसिक गुड, और आंसर जो है मोर देन 1 हो तो लग्जरी गुड। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे होने वाला है। अगर हमारा आंसर आएगा बिल्कुल लेस देन 1, ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे अगर हमारा आंसर 0 और 1 के दरमियान में आएगा तो इट्स मीन ये हमारी बेसिक गुड है। और अगर आंसर ग्रेटर देन 1 आ जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हमने कहा ये हमारी लग्जरी या सुपीरियर गुड है, सुपीरियर गुड है। अगर आंसर आ जाए बिटवीन तो 0 और 1 यानी कि बेसिक गुड है हमारी, ग्रेटर देन 1 आ जाए तो लग्जरी गुड, वही जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। और अगर एग्जैक्ट 1 आ जाए तो वो हमारे पास एग्जैक्टली 1 आ जाए तो हमारे पास नॉर्मल गुड, ठीक है। तो वही वाला बन जाता है केस जो हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ था कि अगर YD लेस देन 1 आ जाए बेसिक गुड, YD ग्रेटर देन 1 आ जाए तो लग्जरी सुपीरियर गुड, और YD इक्वल टू 1 आ जाए तो नॉर्मल गुड होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था ओवरऑल। इसके बाद हमारे पास है इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। हम देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं हम। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ YED, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है? हमने कहा ये नॉर्मली फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। किस चीज़ की फोरकास्टिंग करनी है? प्रोड्यूसर ये कहेगा कि मैंने वो चीज़ें बनानी है जिसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है।
जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती जा रही होती है, कंज्यूमर एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने के लिए विलिंग होता है। तो प्रोड्यूसर इस चीज़ की तलाश में होता है कि किस प्रोडक्ट की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है। तो प्रोड्यूसर ये फोरकास्ट करेगा कि जिस प्रोडक्ट की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है, मीन लोग उसके ऊपर ज़्यादा इनकम खर्च करने के लिए विलिंग हैं। तो जिसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोड्यूसर वो चीज़ें ज़्यादा बनाएगा। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ज़्यादा तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मोर गुड्स, तो प्रोड्यूसर ज़्यादा चीज़ें बनाएगा। और प्रोड्यूसर क्या करेगा कि जिस प्रोडक्ट को सेल करने से उसको ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट के ऊपर मूव कर देगा। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा स्विच कर देगा रिसोर्सेज फ्रॉम लो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड टू हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिसके ऊपर लोग कम खर्च कर रहे हैं, प्रोड्यूसर चीज़ें नहीं बनाएगा। जिसके ऊपर लोग ज़्यादा खर्च करने के लिए विलिंग है, प्रोड्यूसर वो ज़्यादा चीज़ें बनाएगा। तो ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस थी हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप लोगों ने तो कल हर हाल में वैसे भी आना ही है, टैक्स की क्लास थी, मुझे इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने कहा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हमने कहा सिंबल इसका होता है क्रॉस का क्रॉस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन फ़र्क ये होता है, यहाँ पे प्राइस जो है ये किसी और गुड की होती है, डिमांड किसी और गुड की होती है। दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने कहा इसमें 3 तरह की गुड्स आती हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूट गुड, नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूट गुड। हमें पता है सब्स्टिट्यूट गुड का रिलेशनशिप क्या होता है प्राइस के साथ, पॉजिटिव होता है। तो इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस तरह कंप्लीमेंट गुड, कंप्लीमेंट गुड में एक की प्राइस का दूसरे की डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है, सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी नेगेटिव होगी। और इंडिपेंडेंट गुड में हमें पता है कि एक की प्राइस का दूसरे की डिमांड पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, तो उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के इक्वल होगी। गॉट इट। अब रह गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमारे पास इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है। अच्छा जी, इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस यही होती है, अगर आप इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि बुक में नहीं है, अगर हम लिखना चाहें तो इसकी बिल्कुल हम प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। हमने कहा कि अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्यों ऑब्जर्व करते हैं, हमने कहा हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इसलिए डिटरमिन करते हैं, हम ये देखना चाहें कि अगर हमारा कंपैटिटर अपनी प्राइसेस को चेंज कर रहा है, यानी कि यही बात है ना, ये देखें प्राइस, फॉर एग्जांपल कोक ने प्राइस चेंज की तो पेप्सी की डिमांड पर क्या फर्क आ रहा है। यानी कि अगर हम पेप्सी वाले हैं, कोक वाले भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल समझ लिया हम पेप्सी वाले हैं, पेप्सी वालों के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जानना क्यों जरूरी है। वो ये देखना चाहते हैं कि अगर कोक वाले प्राइसेस चेंज करें, कोक वाले प्राइसेस इंक्रीज करें, तो कितने लोग कस्टमर, कितने लोग जो हैं वो कोक को पीना छोड़ देते हैं। इट्स मीन अगर वो लोग कोक को पीना छोड़ देते हैं तो पेप्सी की ऑटोमेटिकली डिमांड शूट अप कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब पेप्सी की डिमांड इंक्रीज करेगी तो पेप्सी वालों के पास भी एक मौका मिल जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी आएगी, वो भी प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर पेप्सी वालों ने ये देखा कि भाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोक की बहुत वीक है, वो कैसे, मीन अगर कोक प्राइस इंक्रीज भी करता है, बहुत कम लोग कोक को छोड़ के जा रहे होते हैं,
तो पेप्सी ने कहा इस केस में, इस सूरत में अगर मैंने थोड़ी सी प्राइस अपनी इंक्रीज की तो ये ऐसा ना हो कि मेरे कस्टमर मुझे छोड़ के कोक की तरफ भाग जाए। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने ऑब्जर्व करनी होती है कि हमारे कंपैटिटर जो प्राइस चेंज कर रहा है क्या उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई है। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होगी इट्स मीन जितने कोक प्राइस चेंज करेगा उतनी पेप्सी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी और कम भी हो सकती है इस लिहाज से। वो कैसे? अगर कोक थोड़ी सी प्राइस कम कर दे, कोक प्राइस कम कर दे, भाई हम हमेशा कहते हैं कोक प्राइस ज्यादा कर रहा है, कल कोक प्राइस डाउन कर दे। अगर कोक प्राइस डाउन कर दे और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई है तो पेप्सी की डिमांड ज्यादा गिर जाएगी। तो इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें देखनी होती है कि हमारे कंपैटिटर की प्राइस और हमारी डिमांड में क्या रिलेशनशिप है और कितना फर्क आ रहा है। गॉट इट? इसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन है वो पढ़ लें, उसमें कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। और क्वेश्चन नंबर 25 ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 अपने घर से सॉल्व करके लेके आना है। तो ये कल इंशाल्लाह ताला मैं डिस्कस करूंगा। ये अल्फा और बीटा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 में अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन है और इसका पार्ट 2 गैमा वाला क्वेश्चन, गैमा डेल्टा। ये सवाल हर हाल में आप लोगों ने करके आना। ऑनलाइन वाले हजरात भी ये सारे सवाल करके आए। क्वेश्चन नंबर 25 कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शुरू करता हूँ। टेस्ट दिया था कल? शर्म तो नहीं आई वैसे? कल क्यों नहीं टेस्ट दिया? एक बात याद रख लो, जितना टेस्ट से भागोगे ना उतना पेपर रिस्क पे जाता रहेगा, क्योंकि टेस्ट ही वो हमारे पास वाहिद हल है जो हमें एग्जाम प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है कि भाई एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्या लिखूंगा। देखें, हम ये समझते हैं हमें टॉपिक याद हो गया, मसला ये टॉपिक याद करने के बाद हम जो लिख रहे हैं क्या हम इतना अच्छा लिख रहे हैं कि वो हमें पास करने के लिए वो हमारे लिए है? क्या हम इतना अच्छा लिख लेंगे कि हमें एग्जामिनर 50 नंबर दे दे? मसला अपने आप को इसके लिए टेस्ट करवाना है कि मेरी चीज़ याद तो है, मैं वो लिख सकता हूं पास होने के लिए, नहीं लिख सकता। आप लोग ये तो कह रहे हैं ठीक है सर हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन आपकी मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो तैयारी चल रही है क्या आपकी तैयारी इतनी है कि वो आपको पास करा दे? और ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट देखकर। जब आप टेस्ट देंगे मैं चेक करूंगा, आप गलतियां बताऊंगा, भाई यहाँ पे आप गलत सोच रहे हो, ये लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा, ये पॉइंट लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर देगा। अगर इस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो एग्जाम में हम वो गलतियां कर देंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। दे देना आज भाई, आप भी दे देना। हाँ, नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये नहीं पढ़ाया तो खैर नहीं हुआ, सप्लाई वाला टॉपिक वो तो डिमांड वाला पढ़ाया हुआ ना। टेस्ट देखा? टेस्ट में ये था कि जो चैप्टर 3 था हमारा वो शुरू से लेके कल तक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स तक था, ये था। और हमारे पास था चैप्टर 2 जो है उसका पहला सफ़ा टाइप ऑफ गुड था, ये था सिलेबस में। तो भाई एक बात ध्यान रखो, अभी मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। रीज़न स्लो पढ़ाने की, अभी मैं बहुत आहिस्ता चल रहा हूँ। रोज़ का एक सफ़ा या सवा सफ़ा हम पढ़ रहे होते हैं। मकसद सिर्फ यही है, मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले 5 चैप्टर मेरे साथ साथ तैयार कर लें। जब पहले 5 चैप्टर मेरे साथ साथ सही तैयार कर लेंगे आपका पेपर बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाएगा, पास हो जाएगा पेपर। इसलिए मैं इतना स्लो चल रहा हूँ कि आपके पास टाइम है। आप ये ना कि सर जी आप ज़्यादा पढ़ाते हैं, इतना ज़्यादा हमसे घर से याद नहीं होता, कोई बहाना ना रहे। कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि आप 5 चैप्टर बेहतरीन तैयार कर लें। अगर आप 5 चैप्टर बेहतरीन तैयार कर लेते ना तो लिखवा लें, आप कभी भी फेल नहीं होने वाले इसमें। लेकिन अगर आप ये वाला मौका भी गुजार देंगे ना, जैसे हमने माइक्रो क्रॉस करनी है, मैं सारे कॉन्सेप्ट बना चुका हूँ, उसके बाद हम रोज़ के 2-2 2.5 सफ़े पढ़े होंगे,
तब आप मेरी स्पीड को मैच नहीं कर सकते, आप मेरी स्पीड के मुताबिक चल भी नहीं सकते। इसलिए अभी वक्त है, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे बेस बनानी है, मुझे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। आपका वक्त है, अब मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। आपने कहा सर ठीक है, आपने जितना पढ़ाया ये तो वैसे मुझे आधे घंटे में याद आ जाता है, चले आधे घंटे में मैंने ये याद कर लिया और आधे घंटे में मैंने पीछे चैप्टर रिवाइज कर लिया। आपकी सोच से ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी हो जानी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? हमने कहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, नहीं अब सप्लाई, सारा फॉर्मूला वही है, बस डिमांड की जगह सप्लाई आ गया। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूसर की सप्लाई पर क्या चेंज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बस ये इतनी है, आगे इसके टाइप्स आ जाएंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की टाइप्स, इसकी टाइप्स वही हैं जो मैंने आपको डिमांड में पढ़ाई थी, बस थोड़ा सा फर्क है। इसकी 5 टाइप, नंबर 1 इज परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। हमने कहा परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है? सेम डेफिनेशन है जो हमने सप्लाई केस में पढ़ी थी। यहां पर हमारे पास क्वांटिटी, यहां पर हमारे पास प्राइस, ठीक है। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह कर दूंगा। परफेक्टली इनइलास्टिक में हमें पता है कि हमारे पास जो सप्लाई होती है वो बिल्कुल वर्टिकल होती है। अगर सप्लाई कर बिल्कुल वर्टिकल है, अगर सप्लाई कर बिल्कुल वर्टिकल है, हम कहेंगे ये परफेक्टली इलास्टिक है। अब मुझे बताएं, क्या यहां पर क्वांटिटी सप्लाई, क्या यहां पर क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है? तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? इफ क्वांटिटी सप्लाई डजंट चेंज विद द चेंज इन प्राइस। इफ क्वांटिटी सप्लाई अब देखो ये सेम ग्राफ है, सेम स्टोरी सुना चुका आपको, अब दोबारा आ रही है, अब मेरी कोई एफर्ट नहीं लग रही खास। इफ क्वांटिटी सप्लाई डजंट चेंज with the change in price, this is called perfectly inelastic. मैथमेटिकल क्या होगा? अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर 0 होगा। और एग्जांपल वही है जो मैंने आपको पेंटर के सुनाई है कि पेंटर पेंटिंग बनाता है वो मर जाता है, सप्लाई एक ही होती है। ठीक है जी। सेकंड हमारे पास सेकंड टाइप है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में आपको पता है कि जो सप्लाई कर्व होती है वो पॉजिटिव होती है ना, तो सप्लाई कर रहे हैं, अब ये वर्टिकल है, अब यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हल्का हल्का मूव होते रहना। ठीक, तो हाँ डिमांड में नेगेटिव की तरफ, क्वांटिटी सप्लाई, यहां पर प्राइस। ठीक, दिस इज मेरी सप्लाई कर्व, और ये जो सप्लाई कर्व बनाई दिस इज कॉल्ड शॉप। ये शॉप सप्लाई कर्व होती है। कौन सी होती है? शॉप या स्टीपर। ये देखिए, हमने कहा कि भाई डेफिनेशन क्या हुई, हमने कहा डेफिनेशन ग्राफ से पूछ लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि अगर बिल फर्स्ट फॉर एग्जांपल मेरी प्राइस P1 है और इस वक्त प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है Q1, अब प्राइस ज्यादा इंक्रीज हो गई, प्राइस ज्यादा इंक्रीज हो गई, लेकिन प्रोड्यूसर बहुत कम क्वांटिटी इंक्रीज कर पाया। देखें प्राइस में चेंज क्या आ रहा है? ज्यादा। क्वांटिटी में इंक्रीज क्या आ रहा है? कम। प्राइस में चेंज ज्यादा, क्वांटिटी में चेंज कम। तो हम कहेंगे इफ परसेंटेज चेंज इन, क्या कहेंगे? इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई लेस देन
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बिल्कुल डिमांड वाली एग्जांपल नहीं है। डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड। अब सप्लाई की इलास्टिसिटी स्प्रेड इन टाइप, तो वर्ड सप्लाई का आ गया, बाकी सारी कहानी वही है। मैथमेटिकल क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर उसका आंसर लेस देन 1 आ जाए, उसका आंसर लेस देन 1 आ जाए। एग्जाम्पल क्या है इसकी, इसकी एग्जाम्पल ये है पेरिशेबल गुड। पेरिशेबल गुड, अगर पेरिशेबल गुड की प्राइस शूट अप भी कर जाए तो प्रोड्यूसर जो है वो लिमिटेड सप्लाई इंक्रीज कर सकता है, अपनी मर्जी से ज्यादा सप्लाई लेकर आ नहीं सकता, क्योंकि पेरिशेबल गुड की सप्लाई प्रोड्यूसर के कंट्रोल में नहीं होती, ये हमें पता है। थर्ड वन इज यूनिट इलास्टिक। डायग्राम देखते हैं पहले इसकी। क्वांटिटी सप्लाई प्राइस, दिस इज सप्लाई। तो हमने कहा कि प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है, दिस इज P1 Q1, प्राइस इंक्रीज हुई, क्वांटिटी भी मेरी इंक्रीज हो गई। तो प्राइस में जितना इंक्रीज आया है अप्रॉक्सीमेट उतना ही इंक्रीज जो आ रहा है वो क्वांटिटी में भी आ रहा है। इट्स मीन जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही अगर क्वांटिटी में आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों में चेंज इक्वल है। अगर दोनों में चेंज इक्वल है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, यूनिट इलास्टिसिटी होगी। इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो क्या होगा, यूनिट इलास्टिक होगा। एनी प्रॉब्लम, मैथमेटिकल क्या होगा, वेल डन। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर इक्वल टू 1 आ गया, इट्स मीन इसकी डिमांड यूनिट इलास्टिक है। ठीक है जी, अच्छा जी, बस एग्जांपल की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी गुड जितनी प्राइस चेंज करें उतनी सप्लाई उसकी इंक्रीज हो जाए, वो हमारे लिए यूनिट इलास्टिक होगी। फोर्थ में हाईली इलास्टिक या इलास्टिक या मोर इलास्टिक, इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई की जो डायग्राम बनेगी, क्वांटिटी सप्लाई, यहां पे आ जाएगी प्राइस, ये थोड़ी सी बनेगी, आपको पता फ्लैट बनती है थोड़ी सी। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त प्राइस थी हमारे पास प्राइस P1 क्वांटिटी Q1, थोड़ी सी प्राइस मार्केट में इंक्रीज हुई है, थोड़ी सी प्राइस मार्केट में इंक्रीज हुई है, लेकिन प्रोड्यूसर ज्यादा चीजें मार्केट में बेचने के लिए ले आया। तो देखें चेंज इन प्राइस वेरी स्मॉल है, चेंज इन प्राइस वेरी स्मॉल है, लेकिन चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा है। तो कह सकता हूं इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो डिमांड मोर इलास्टिक है। और मैथमेटिकल क्या होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, और एग्जांपल इसकी दे सकते हैं बिल्कुल, ड्यूरेबल गुड, ड्यूरेबल गुड। अब ड्यूरेबल गुड में क्या देखें, थोड़े से कपड़ों की प्राइस ज्यादा हुई, मार्केट में कपड़े ज्यादा आ गए बेचने के लिए कि भाई ठीक है, मुझे अगर 10-20 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो मैं ज्यादा चीज बेचूंगा। इस तरह थोड़े से जूतों की प्राइस ज्यादा हुई, प्रोड्यूसर ज्यादा जूते बेचने के लिए ले आया। थोड़ी सी मोबाइल की प्राइस ज्यादा आई, प्रोड्यूसर खुशी है वाला मोबाइल में ज्यादा बेच दूं। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज होने से प्रोड्यूसर का फायदा हो रहा है, क्योंकि ड्यूरेबल गुड तो मैन्युफैक्चरर्स के कंट्रोल में है ना। मैंने फर्नीचर बनाना है, मैंने क्रॉकरी बनानी है, मैंने बर्तन बनाने हैं, मैंने जूते बनाने हैं, मैंने बॉल पॉइंट्स बनाने हैं, मैंने बैट्स बनाने हैं, रॉकेट्स बनाने हैं, पंखे बनाने हैं, ये सारी के सारी मैन्युफैक्चरिंग मेरे कंट्रोल में है। मैं जब चाहूँ थोड़ी सी लेबर एक्स्ट्रा लगाकर, ओवर टाइम लगाकर प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकता हूँ। तो जब मुझे थोड़ा सा मुनाफा मिलेगा मैं ज़्यादा चीज़ें बेचने के लिए आ जाऊँगा। एंड द लास्ट वन इज परफेक्टली
परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या है? हमने कहा डायग्राम से पूछते हैं। क्वांटिटी सप्लाई, दिस इज प्राइस। परफेक्टली इलास्टिक आपको पता ही है, ये हमारी क्या है? सप्लाई। ठीक, तो हमने क्या करेंगे, इसकी वही डेफिनेशन है, इफ स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉजेज सिग्निफिकेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इफ स्मॉल चेंज इन प्राइस, if small change in price causes significantly, बिल्कुल, या extremely, if small change in price causes significantly change in quantity supply, अगर ऐसा हो रहा है तो इलास्टिसिटी क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। मैथमेटिकल क्या होगा कि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर जो होगा वो क्या होगा? इनफिनिट होगा, क्योंकि हमारी इनफिनिट सप्लाई जा रही है। सर लेकिन सर प्राइस तो चेंज नहीं हुई सर उसमें। हाँ, इसलिए तो क्या है कि अगर प्राइस थोड़ी सी भी चेंज हो जाए तो सप्लाई पर सिग्निफिकेंटली चेंज आएगा। इसके पीछे मैंने अच्छी खासी एग्जांपल दी थी, ईंटों वाली एग्जांपल दी थी और मुर्गियों वाली एग्जांपल दी थी। चल दोबारा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ईंटें लेने गए, हम कंस्ट्रक्टर हैं, हमने कहा एक ईंट कितने की? उसने कहा 10 रुपए की। 5 प्रोड्यूसर थे, ए बी सी डी ई, ये 5 प्रोड्यूसर थे। हमने ए से पूछा, हम कंस्ट्रक्टर हैं, हमने लाखों के तादाद में ईंटें खरीदनी है बिल्डिंग बनाने के लिए। ए से पूछा ईंट कितने की? उसने कहा 10 रुपए की। बी से पूछा ईंट कितने की? उसने कहा 10 रुपए की। सी से पूछा ईंट कितने की? उसने कहा 8 रुपए की। डी से पूछा, उसने कहा 10 रुपए की। ई से पूछा, उसने कहा 12 रुपए की ईंट दूंगा। जब मैं ए से पूछा उसने कहा 10 रुपए की, बी से पूछा 10 रुपए की। जब मैं सी के पास आया ना, उसने कहा 8 रुपए की। हमने सोच में पड़ गया यार सस्ती ईंट क्यों दे रहा है। हमने कहा चलो आगे चलते हैं। मैं आगे गया, हमने कहा डी से पूछा ईंट कितने की? उसने कहा 10 रुपए की। ई से पूछा, हमने कहा ईंट कितने की? उसने कहा 12 रुपए की। मैंने कहा तेरी ईंट दुबई से आई है, या मतलब तूने जो मट्टी लेकर आया, या तू फॉरेन मट्टी लेकर आया, दुबई से सारी मट्टी लेकर आया हुआ है। मतलब तूने जो ईंट बनाई तूने भी इस लोकल मट्टी से बनाई होगी जिससे ये ईंटें बना रहे हैं। मतलब तेरी ईंट में ऐसा क्या खासियत है जो तू 12 रुपए की बेच रहा है? ठीक है, या तेरी ईंट में चांदी का कवर लगा होता है, या तेरी ईंट पैक होती है? हाँ, खुद ही बिल्डिंग बना दी, वो खुद ही जुड़ती जाती है। अगर ऐसा तो कमाल हो जाए वैसे। तो हमने कहा भाई सारे 10 रुपए की दे रहे हैं, तू पता नहीं 12 रुपए की दूध क्यों दे रहा है? क्या कंस्ट्रक्शन से चीजें खरीदेगा? देखो जैसे उसने 10 से 12 रुपए की, सिर्फ 2 रुपए तो बढ़ाए उसने। जैसे उसने 12 रुपए प्राइस की तो कोऑर्डिनेट चेक करो, यहाँ पर सप्लाई 0 और डिमांड और प्राइस 12 है उसकी। अब सप्लाई 0 क्यों कही उसने? जब 12 रुपए की ईंट कोई खरीदेगा ही नहीं तो बनाएगा किसके लिए? अपने लिए? वो नहीं बनाएगा, ना कोई खरीदेगा ना वो बनाएगा, तो सप्लाई 0 हो गई। तो देखो अच्छी खासी वो लाखों की तादाद में ये बंदा 10 रुपए के हिसाब से ईंटें बेच रहा था। जैसे इसने 12 रुपए किए, इसके सप्लाई बिल्कुल हैवी कम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। मान लें हम 0 नहीं भी करते, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुई ना, क्योंकि 12 रुपए के हिसाब से कोई नहीं खरीदेगा। जबकि सारे कहेंगे यार सारे 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए दे रहे, तू 12 क्यों दे रहा है? मैं इसके पास आया, जब मैं वापस आ रहा था इसने कहा भाई रुको रुको, किधर किधर? हमने कहा ईंटें। उसने कहा भाई देखो मैं आपको सस्ती ईंटें दे रहा हूँ, अब मैं सस्ती ईंटें ले लो, आपको कितना फायदा होगा? हम सोच में पड़ गए, सोचने मैं अपना घर बना रहा हूँ। मैंने कहा यार सारे 10 रुपए की ईंटें दे रहे हैं, ये मुझे 8 रुपए की क्यों दे रहा है? लगता है इसकी क्वालिटी में कोई ना कोई मसला होना है, इसने कोई ना कोई गड़बड़ की होनी है, इसे 10 वाली चीज़ मुझे 8 रुपए में दे रहा है, तो मैं क्यों इतना रिस्क लूँ? ऐसा ना हो मैं आज 2 रुपये बचा लूँ, कल मेरी करोड़ों की बिल्डिंग नीचे आ जाए, कल मेरी करोड़ों की बिल्डिंग में कोई नुक्स आ जाए, फॉल्ट आ जाए, तो क्या मैं रिस्क लेना चाहूँगा? ठीक है, तो देखो जैसे 8 रुपये प्राइस की तो सप्लाई कम हो गई हैवी। मैं कहूँगा भाई इन तीनों में से देख लेता हूँ किसे खरीदूंगा, समझ? तो ये हमारे पास टाइप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की टाइप्स मुकम्मल हो गई। ठीक, अब लास्ट हमारे पास रह गया इसके डिटर्मिनेंट, और उसके बाद हमारा चैप्टर 3 खत्म। आया आज ही पढ़ लेंगे हम इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर 3 के MCQs डिस्कस करेंगे, जो राइज के पीछे क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि वो आई के आपके पास पेपर वाले MCQs हैं, वो डिस्कस करेंगे क्लास में, और उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 4 पे मूव कर जाएंगे।
चलें अब डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं। डिटरमिनेंट फैक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसके डिटरमिनेंट आसान से डिटरमिनेंट है, वो फार्मूला चेक किया था, वो डिमांड की इलास्टिसिटी वाला, वही फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा देना। जब फार्मूला लग गया तो जिंदगी आसान होगी, चीजें याद रखना वैसे आसान होगी। और यहाँ पे फार्मूला क्या, इफ प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज सप्लाई इमीडिएटली, इफ प्रोड्यूसर कैन, इसका सॉरी हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स फैक्टर फैक्टिंग ऊपर अब लिखा हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक हो गया। अब इसके एक रूल सेट कर लेते हैं। जब रूल सेट कर लेंगे तो हमारे लिए जरा चीजें सोचना आसान हो जाएंगी। ठीक है। वो रूल क्या है? नंबर 1 देखिएगा, इफ प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज सप्लाई इमीडिएटली, अगर प्रोड्यूसर फौरन से, अगर प्रोड्यूसर इस काबिल है कि वो फौरन से सप्लाई इंक्रीज कर सकता है, फौरन से मार्केट में और सप्लाई लेके आ सकता है, इट्स मीन सप्लाई इलास्टिक है। ये क्या होगा? इलास्टिक सप्लाई है। बात समझ आ रही है? ठीक। सेकंड, इफ प्रोड्यूसर कैन नॉट इंक्रीज सप्लाई इमीडिएटली, हमने कहा प्रोड्यूसर और चीजें लेकर आओ बेचने के लिए, तुम्हें अच्छी कीमत मिल रही है। प्रोड्यूसर कहता भाई चीजें नहीं है मेरे पास और बेचने के लिए, मैं और ज्यादा मार्केट में सप्लाई नहीं ला सकता। अगर सप्लाई नहीं ला सकता तो सप्लाई क्या होगी? इनइलास्टिक सप्लाई। हाँ 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 क्लियर? तो ये रूल याद कर लिया? पक्की बात है, देखें जल्दी से याद करें, होती है नहीं। अगर हम फौरन से सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं तो डिमांड की सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक। और अगर हम फौरन से सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते तो सप्लाई क्या होगी? इनइलास्टिक। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट वाला डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। तो पहला डिटरमिनेंट है हमारे पास टाइम पीरियड टू रिस्पॉन्ड। इस तरह से पूरी बुक हो जानी हमारी। पक्की बात है? फिर ये कल पढ़ना चाहोगे फिर? क्योंकि सारी वक्त हम पढ़ ही वो रहे हैं तो वही सही चलनी है। जो पढ़ोगे वही सही चलेगा ना, जो नहीं पढ़ोगे वो सही चल सकता है? तो फिर वो सही कैसे चलेगा? पढ़ने से। वो पढ़ना कब है? कोशिश कर लो, थोड़ी सी हिम्मत कर लिया करो। थोड़ी सी देखें, वही जो आपने स्टार्ट में बात की थी वही बात हो रही है। हर एक चीज के लिए मेहनत जरूरी है। और ये मेहनत जो है, ये जो आपको पढ़ाई है, आपको ये सारा बर्डन खुद ही उठाना है। ऐसा तो नहीं होने वाला ये आपका बर्डन को शेयर कर लेगा, नहीं कर सकता। ये अभी भी आपको उठाना है। अगर हफ्ते बाद आप कहते हैं ना सर मैंने हफ्ते बाद पढ़ने का इरादा किया, हफ्ते बाद ही आपको उठाना है। और एग्जाम जब करीब आएंगे तो डेफिनेटली ये बर्डन फिर भी आपको उठाना है। फिर हाँ, जब फेल होते थे ना फिर हमारे इरादे चेक किया करो जरा। जब हम एग्जाम देकर आते हैं ना, हमें पता होता है यार अब मतलब कोई इतना खास पेपर नहीं हुआ, अगली बार पेपर आ जाना वापस। फिर हम क्या कहते हैं, यार अगली बार जो क्लासेस होंगी ना, मैं रोज डेली बेसिस पर स्टडी करूंगा, रोज का काम रोज याद करूंगा। वो क्लासेस शुरू हो जाती हैं, हमारा बिहेवियर फिर एज इट इज रहता है। पर भाई इस बिहेवियर से कामयाबी फिर इतनी जल्दी आसानी से मिलती नहीं है। या तो अपने बिहेवियर चेंज करो या तो ख्वाब देखना छोड़ दो। अगर ख्वाब देखने हैं उसको पूरा करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। ख्वाब मेहनत से पूरे होते हैं। कायद ने, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने ख्वाब देखा, मेहनत की, फिर पाकिस्तान वजूद में आया। ठीक है,
अगर वो गफलत में रहते, ठीक है यार जो करा करते रहो, क्या पाकिस्तान आज़ाद हो जाता? नहीं हो जाता। आपने शुरू में कहा था कि इसको मुश्किल बनाना है क्योंकि हमारा सारा फोकस उस पे लॉ पे होता है, इंट्रो पे। ये मैंने शुरू में बात की थी, क्योंकि जो इंट्रो होती है सारा इंटरेस्ट हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पर होता है कि यार न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा होता है, उसमें ज़्यादा दिमाग खपाई नहीं करनी होती, याद नहीं करना होता। वो इंसान टीवी देखते देखते सॉन्ग सुनता सुनता हैंड फ्री लगा के, जनासा काउंटिंग चल रही है, मस्त काउंटिंग चल रही है, वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे काउंटिंग चल रही होती है। तो जब उसके बाद इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स बेचारे की बारी आती है तो वैसे बंदा दिमाग थका होता है। तो भाई जो चीज़ याद करने वाली होती है ना, उसके लिए हमें फ्रेश माइंड चाहिए होता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले घर जाके हमेशा अपने करनी इकोनॉमिक्स, ये सबसे आसान है। और हम कंसेप्चुअली सारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट है, क्या मैं सारे क्लियर करवा देता हूँ? जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसको तो याद करना वैसे बड़ा आसान हो जाता है, तो ये जल्दी आसान हो जाता है। ये जल्दी याद होने वाला सब्जेक्ट है, ये जल्दी याद रखना और करने वाला सब्जेक्ट है। मैंने कब कहा कि अब किताब वाली ही सारी लफ्जी वर्ड्स को याद करो, रट्टा लगाओ ना लगाओ। कॉन्सेप्ट मैं जो दे रहा होता हूँ, अब उन्हीं कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में अगर लिख दें, यही इकोनॉमिक्स है। अगली बारी दें लॉ की, क्योंकि वो भी याद करने वाला सब्जेक्ट है। उसके बाद खुला टाइम दे अकाउंटिंग को, तो भाई सारे सब्जेक्ट पास करेंगे तो कैफ पास होगा ना। हाँ, सारी अकाउंटिंग पास हो गई, लॉ और इकोनॉमिक्स रह गया, फिर भी कैफ नहीं होना। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मौजूद है हमारे पास, मैंने शायद बताया नहीं बताया कि बच्चे के सारे कैफ के पेपर पास हो गए हैं, उसका इकोनॉमिक्स ही पास नहीं है। अब इकोनॉमिक्स पास किया तो फिर उसका कैफ पास होगा। तो भाई साथ साथ पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलो अब ये सप्लाई के बस ये रूल याद कर लेना, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं सप्लाई के यहाँ से डिटरमिनेंट से स्टार्ट कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।